हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीपीए क्लासेस। और आज हम फिर से यहाँ पर खड़े हो गए हैं। हम फिर से अपना हिस्ट्री का चैप्टर करने जा रहे हैं। जो सीयूटी जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं 12th क्लास में जो भी गए हैं, या फिर जो 12th क्लास का जो बोर्ड देने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो कल हमने हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर है पहला वाला, हमने उसको पूरा पढ़ा, प्राचीन भारत वाला। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का, ठीक है ना। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस दूसरा चैप्टर का नाम पता है क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से एडी। हम इसमें पढ़ेंगे आरंभिक राज्य के बारे में। आरंभिक राज्य तथा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। आरंभिक राज्य तथा अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या जानने वाले हैं, इसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया, जब हमने कल पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता जो कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक आते आते ये सभ्यता पूरी तरीके से पतन हो गया। जितने भी भौतिक संस्कृति थे सभी में गिरावट के संकेत मिलते हैं। और पहले जो संरचनाओं का निर्माण होता था, बड़ी बड़ी संरचना, शिल्प, व्यापार, उस सारा का सारा खत्म हो गया ये 1800 ईसा पूर्व तक आते आते। उसके बाद हमारे भारत में एक नगरीय सभ्यता खत्म हो जाता है। भारत का जो सभ्यता भारत में जो बसा है वो बिल्कुल उल्टा बसा। पहले हड़प्पा सभ्यता के माध्यम से शहरी सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया तो उसके बाद पूरे उपमहाद्वीप में 1500 साल तक कोई सभ्यता नहीं विकसित हुई। उसके बाद पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है। और ये ग्रामीण सभ्यता कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता के रूप में थी। ये वैदिक सभ्यता आ गया है। तो एनसीईआरटी में ये वैदिक सभ्यता के बारे में तो नहीं बताया गया है। तो हम जानते हैं कि इस समय क्या क्या परिवर्तन हुए थे, ठीक है ना। कि 1500 साल तक कोई भी नए नए राज्य नहीं उत्पन्न हुए। तो उसके पश्चात क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम जानते हैं कि जैसे ही ये हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया था उसके बाद उपमहाद्वीप में क्या क्या होने लगा। तो आरंभिक 1500 साल तक, जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी नगर वगैरह का विकास नहीं हुआ। इस समय जो सभ्यता बन रहा है वो ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। तो इस दौरान हुआ क्या कि उपमहाद्वीप में जैसे उत्तर भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया, प्लस में दक्कन वाला जो पठार वाला जो इलाका हो गया, दक्कन, प्लस में कर्नाटक वाला जो एरिया, यहाँ सब पर क्या होने लगा ना, कृषक बस्तियां, ठीक है ना। कृषक बस्ती, इन सब इलाकों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आने लगा धीरे धीरे। और उसके पश्चात देश के अलग अलग कोने में जो अंतिम संस्कार करने के जो तरीके थे उन तरीकों में चेंज आने लगा। महापाषाण नाम से जो बड़े बड़े जो पत्थर होते उसके खांचों का प्रयोग होने लगा देश के कोने में। और इस तरीके से जो अलग मतलब आरंभिक जो नए नए जो शहर है उन शहरों का, साम्राज्यों का उन सबका उदय होने लगा। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते, ठीक है ना। कहते हैं कि लोहे का उपकरण बढ़ने लगा। यानी कि पहले जब मृत्यु के बाद जो दफनाया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा कि जब मृतक जो था उसके साथ उसकी जो चीजें थी उसको दफनाया जाता था। लेकिन ये 6ठी शताब्दी से पूर्व के दौरान उपमहाद्वीप में जो शव है उसके साथ लोहे के उपकरणों को भी दफनाया जाने लगा। तो ये सारे के सारे परिवर्तन आने चालू हो गए। तो हम इसमें जानते हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन हुए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो समय है ना, इसी की हम बात करते हैं। तो देखिए, जितने भी भारत में देखिए, भारत में आने वाले जितने भी भारतीय जो यूरोपीय जो विद्वान थे उन सभी ने ना इस उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले जितने भी हमारे राजवंश थे, शासक थे, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। और ये जानकारी भौतिक अवशेष, जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, पत्थर हैं, स्तंभ है, इन सब के माध्यम से करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम पहला बात कर लेते हैं आरंभिक समाज की, ठीक है ना। बात कर लेते पहले हम आरंभिक समाज की। आरंभिक समाज की, क्या उस समय कोई समाज था ऐसा? तो बात करते हैं आरंभिक समाज की। तो उससे पहले मैं आपको चीज बताता हूँ जनपद के बारे में, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है जनपद। देखो जनपद क्या होता है। जनपद एक ऐसा भूखंड होता है, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है ना, जहां पे कोई जन का अर्थ क्या हो गया, लोग, कुल, जनजाति, कुछ भी हो सकता है। तो जनपद का मतलब हो गया कि भूखंड का, भूमि का ऐसा टुकड़ा जिस पर कोई इंसान या कोई कबीला बस जाता है उसे जनपद कहते हैं। और जब ये छोटे छोटे जनपद जब बड़े बड़े जनपद का रूप ले ले, यानी कि जब कोई एक जनपद मिलकर बड़े बड़े जनपद बन जाए तो उसे कहते हैं महाजनपद। उसे क्या कहते हैं, उसे महाजनपद कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे महाजनपद कहते हैं। और इस महाजनपद के बारे में जानेंगे हम, ठीक है ना। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में कि क्या क्या हुआ। तो मैंने पहले भी बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है ना, उसको भारत के इतिहास में परिवर्तनकाली काल माना जाता है। क्यों? इस काल में हुआ क्या कि लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ,
लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा, तेजी से बढ़ने लगा। आरंभिक जितने भी जो साम्राज्य थे, नए नए जो शहर थे, उन सबका उदय होने लगा। ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये सब अलग अलग जो विचारधारा है, ये सब आने लगी। उस समय जो हमारा समाज था ना, बिल्कुल पूरी तरीके से एक ग्रामीण बस्ती का रूप था, लेकिन उसके बाद में वो सारी की सारी आरंभिक जो नगर है, उसका अस्तित्व सामने आने लगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में भी आता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व को, कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकाली काल क्यों माना जाता है, परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। ठीक है ना। परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व को, तो इसका मेन रीजन यही है क्योंकि इस काल में क्या हुआ था ना कि जो जो पहले के जो आरंभिक जो साम्राज्य है, वो नगर का उदय होने लगा था, लोहे का उपयोग बढ़ने लगा था, लोहे के जो उपकरण है इनका प्रयोग बढ़ने लगा था। ठीक है ना। जितने भी बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इसके जो अलग अलग जो विचारक है, भगवान महावीर और जो बुद्ध है, उनके जो अनुयायी है, खुद उनके द्वारा भी जो शिक्षा है उनका प्रसार किया जाने लगा, अलग अलग संस्कृत ग्रंथों की रचना की जाने लगी थी। ये सब जो कारण थे, इन सब के कारण छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाली काल माना गया। ठीक है ना। तो इस काल के बारे में हम जानते कि जैसे जैसे ये होने लगा ना, तो मगध मगध का विकास होने लगा। जो मगध जो एरिया था, वो आधुनिक बिहार वाला जो इलाका है मगध, तो मगध के साथ साथ हमारा मौर्य वंश। तो इस चैप्टर का जो शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, जो ये मगध से होता है। ठीक है ना। मगध की बात करते हैं, तो मगध के साथ ही बात करेंगे मौर्य वंश की। ठीक है ना। मगध के बाद हम करेंगे मौर्य वंश की प्रारंभिक राज्य। ठीक है। प्रारंभिक राज्य की बात करते हैं, तो जितने भी उस समय हमारे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमें ग्रंथ मिलते हैं, उन सभी ग्रंथों में हमें महाजनपदों के बारे में मिलती है जानकारी। ठीक है ना। तो प्रारंभिक राज्य कैसे थे, महाजनपद के बारे में बात करते हैं। पहले मैंने बताया कि कोई भी कबीला पहले जनपद के रूप में विकसित था। जनपद का मतलब है छोटी छोटी भूमि, लेकिन जैसे ही जनपद जब बढ़ता चला गया, आगे आगे विकसित होता चला गया, तो ये महाजनपद का रूप हो गया। प्रारंभिक राज्य में हम पढ़ते कि 16 महाजनपद। तत्कालीन समय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो ये क्या 16 महाजनपद सभी के सभी इसी क्रम में थे क्या, सभी शक्तिशाली थे, तो नहीं, ये ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे जरूर है, जैसे कि हमारा वज्जी हो गया। ठीक है। वज्जी हो गया, मल हो गया, मगध हो गया। ठीक है। कौशल हो गया। ये जो महाजनपद है, ये सारे के सारे शक्तिशाली, तो इसमें से सबसे शक्तिशाली था वो मगध था। सबसे शक्तिशाली क्या था, मगध था। तो हम बात करते हैं प्रारंभिक राज्य के बारे में। 16 महाजनपद थी, और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है बौद्ध धर्म और तत्कालीन जो जैन धर्म है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है हमारा, एक मैं लिख देता हूं। ठीक है ना। बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है, बौद्ध और जो जैन धर्म है, ठीक है ना। तो बौद्ध और जैन धर्म का जो एक हमारा ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का हमारा अंगुत्तर निकाय, इस अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, और जैन धर्म का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन दोनों ही ग्रंथ में क्या है ना, 16 महाजनपदों की बात की गई है, 16 महाजनपदों की बात की गई। ठीक है। तो हम महाजनपदों के बारे में जानते हैं। ठीक है। महाजनपद क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा कबीला भूखंड हुआ करता था। इसकी एक अपनी एक राजधानी हुआ करती थी। राजधानी जो थी वो किले बंद थी, किले से घेरा गया था इस राजधानी को। ठीक है ना। और इस राजधानी के रख रखाव के लिए जो हमारा सेना, नौकरशाही, आर्थिक स्रोत की भी जरूरत पड़ती थी। तो शुरू शुरू में जो राज्य अब शक्तिशाली थे, उन्होंने इस चीज को एफर्ट किया, उन्होंने इस अपने अस्थाई सेना को रखा। फिर धीरे धीरे उसके बाद चीजों को अलग अलग महाजनपदों ने अलग अलग सहायक सेना के ऊपर भी निर्भर थी। ठीक है। तो ये महाजनपद थी और इसकी राजधानी थी। हम बात कर लेते हैं मगध की। देखो जो मगध थी ना, मगध मगध ये आधुनिक बिहार को कहते हैं मगध। ठीक है। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था, और मगध की राजधानी उस समय थी हमारी राजगाह। क्या था ये, राजगाह। मगध की राजधानी क्या थी, राजगाह। राजगाह का अर्थ होता है राजाओं का घर, और ये आज के जो राजगीर है, आज के राजगीर का ये प्राकृत में लिखा हुआ नाम है। प्राकृत क्या भाषा होती थी, प्राकृत जो वो जनसाधारण की भाषा थी। जनसाधारण का मतलब होता है कि जिस भाषा में जो आसपास के जो लोग हैं उस समय अपनी बातों को शेयर करते थे, शिक्षा लेते थे, या जो लोकल यूज के लिए वो प्रयोग करते थे, उसे कहते थे जनसाधारण की भाषा। ठीक है ना। तो ये राजगाह जो है, ये राजगीर का प्राकृत नाम है। इसका मतलब होता है राजाओं का घर, राजगाह का मतलब होता है राजाओं का घर। और ये प्रारंभिक जो मगध था, जिसको आधुनिक बिहार कहते हैं, मगध बेसिकली ये बिहार जो है ना, इसके दक्षिण में है। ठीक है ना। ये दक्षिण में है, मगध बिहार के दक्षिण में है।
इसीलिए इम्पोर्टेंट है मगध। इस सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन गया था। इसके पीछे का क्या कारण था? इसके पीछे का कारण जो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और ये एग्जाम में भी आता था, हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते पहले। ठीक है, कि मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया? तो मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण, मगध के शक्तिशाली मगध के शक्तिशाली बनने के कारण क्या आते थे, हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो मगध के शक्तिशाली बनने के इसमें रीजन क्या था? सबसे पहले बात देखो, मगध वाला जो एरिया है ना, वो क्या भी जो आधुनिक बिहार और जो झारखंड का इलाका, पहले झारखंड बिहार का ही पार्ट था, ठीक है ना। तो क्या है कि मगध वाला जो इलाका है, यहाँ पे ना खेती की पैदावार अच्छी होती है, जिस कारण से यहाँ पे खादाने खादाने सरप्लस होने लगा, ज्यादा अधिक मतलब ज्यादा बचत होने लगा। तो इससे क्या होने लगा ना कि व्यापार बढ़ने लगा, नगर एक तरीके से विकसित होने लगा, क्योंकि जैसे ही खादाने जब सरप्लस होगा, ज्यादा होगा, तभी उन चीजों को बेचा जाएगा। बेचने से क्या, वो व्यापार की जो प्रक्रिया होगी वो सामने आएगी, और इस तरीके से जो वो एक नगर का रूप वो सामने आने लग गया, ठीक है ना। एक तो ये कि भाई मगध जो इलाका है, वहां पे व्यापार खेती वगैरह अच्छी होने लगी। दूसरा ये है कि जो मगध है वो पहले झारखंड से जुड़ा हुआ था, तो वहां पर क्या है कि लोहे की जो खदानें है वो आसानी से उपलब्ध है, जिस कारण से लोहे के जो उपकरण हथियार है वो आसानी से प्राप्त की जा सकती थी। और झारखंड के जंगलों में हाथी भी बहुतायत मात्रा में थी, बहुतायत संख्या में थी, जिस कारण से हाथी भी एक सेना का प्रमुख अंग होता है। तो हाथी सेना का अंग होना, लोहे के उपकरण होना, ठीक है ना, गंगा और इसकी सहायक नदियों के माध्यम से व्यापार आसानी से की जा सकती थी, जो कि सुलभ और सस्ता था, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो कारण है, और इसके अलावा भी जैन और बौद्ध धर्म के में जो चिंतक जो लिखने वाले, वो उस समय के जो शासक है, बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मनंद जैसे जो शासक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। इनकी जो नीतियां है, इनके नीतियों को इनके मंत्री लागू करते थे, ठीक है ना। तो ये शासकों की जो महत्वाकांक्षा, एकदम योग्य शासक, ये भी कहीं ना कहीं इस मगध के शक्तिशाली होने के कारण है, ठीक है। तो ये सब कारण था जो सभी महाजनपदों में मगध जो है सबसे शक्तिशाली बन गया, ठीक है ना। कि मगध था, मगध का लोकेशन इस तरह है, दक्षिण बिहार में। मगध की अगर हम इधर बात करते इधर अंग हो जाएगा, अंग के नीचे में वंग है, ठीक है ना, इधर वज्जी है, इधर मल है, इधर कुरु है, कौशल है, इधर अस्मक है, ठीक है ना। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो बिल्कुल दक्षिण में है, ठीक है ना। विंध्य की पहाड़ी के नीचे में एकमात्र है जो अस्मक महाजनपद है, ठीक है। हमारे उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करेंगे तो हमारा कुरु हो जाएगा, गांधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे 16 महाजनपद है जो कि हमारे इसमें उल्लेख है, ठीक है। तो मगध वाला हमने बात कर लिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो मगध जो साम्राज्य था इतना बड़ा, ये किस तरीके से चलाया जाता था। मगध जो इतना बड़ा साम्राज्य था, किस तरीके से चलाया जाता था? क्या मगध जो साम्राज्य, जो मौर्य वंश, मगध पर किसका एक मौर्य वंश शासन आता है, मौर्य वंश का, ठीक है ना। जैसे जैसे मगध का विकास होने लगा था, इस मगध पर एक वंश, अलग अलग वंशों की शासन, वंश के शासकों ने शासन करना चालू कर दिया। सबसे पहले मगध पर जो शासन किया वो हर्यक वंश, हर्यक वंश की नींव सबसे पहले डाली गई मगध पे, उसको बिंबिसार, बिंबिसार ने सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश की नींव डाली, ठीक है ना। उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, और उसके बाद हमारा मौर्य वंश आता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मौर्य वंश के बारे में बताया वो मैं बताता हूँ आपको। देखो जो मौर्य वंश है, जैसे जैसे मगध फलता फूलता चला गया, बढ़ता चला गया, तो इसके ऊपर अलग अलग शासकों ने इसके ऊपर जीतने के क्रम में इसके ऊपर शासन करना आरंभ कर दिया। तो जब हमारा जो मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश की जो स्थापना है 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की 321 ईसा पूर्व में। उसके पश्चात हमें ये क्या, हम इस जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? और मौर्य जो वंश है इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और ये भारत में, ये जो ये भारत में ना, एक रफली आइडिया लेते हैं, ये भारत में पाकिस्तान का जो उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका है, यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया कवर करते हुए जो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, ये उड़ीसा वाला जो एरिया है, तो उड़ीसा का जो उत्कल तट जो एरिया आंध्र प्रदेश, ये पूरे एक लंबे साम्राज्य पे, पूरे लंबे वाले भूभाग पे इस साम्राज्य का शासन था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मौर्य वंश था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश तक यहाँ फैला हुआ साम्राज्य था, इतना विशाल साम्राज्य था। देखिए इन साम्राज्य की हमें जानकारी कैसे मिलती है? देखिए तो जानकारी के लिए जो मेन हमारा सोर्स है, अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की, पुरातात्विक का मतलब हो गया ऐसे स्रोत जिसको रिटर्न नहीं किया गया, लिखा नहीं गया। तो पुरातात्विक स्रोतों में मौर्य कालीन जो मूर्ति कला है, जो सिक्के हैं, जो अभिलेख हैं,
ठीक है ना। अभिलेख तो बेसिकली साहित्य स्रोत में शामिल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा मूर्ति कला है, जो सिक्के हैं, ठीक है ना, स्तंभ हो गया, ये सारे के सारे हमें पुरातात्विक स्रोत में देखने को मिलते हैं। साहित्य स्रोत की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा क्या आ जाता है, साहित्य स्रोत देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जो इस साम्राज्य का विवरण देता है, इस साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। उसी के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य, इसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के माध्यम से भी साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और संस्कृत अन्य ग्रंथों की रचना भी हुई है, जिसके माध्यम से साम्राज्य की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये साम्राज्य जो है एक विशाल साम्राज्य था और इस साम्राज्य के बारे में इस तरीके से जानकारी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इस साम्राज्य के बारे में अशोक का जो स्तंभ लेख है, सबसे पहले अपने प्रजा और अधिकारियों के लिए जो अभिलेख लिखवाने का जो काम किया था वो अशोक ने किया था। अशोक ने पत्थरों पे और पॉलिश किए हुए जो स्तंभ है इसके ऊपर, पॉलिश किए हुए स्तंभों के ऊपर इन्होंने अभिलेख लिखवाया। ठीक है ना। अशोक ने अपने इस स्तंभों के माध्यम से धम्म के प्रचार को भी आगे बढ़ाया। इस धम्म के प्रचार में क्या था, मेनली इंपॉर्टेंट है कि धम्म का सिद्धांत किसने लागू किया। धम्म का जो सिद्धांत वो अशोक ने लागू किया था। और उसमें क्या था ना कि बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों हो गए उनके प्रति उदारता दिखाना, दास हो गए जो सेवक है उसके प्रति उदारता जैसा व्यवहार करना, ठीक है ना, दूसरों के धर्म परंपराओं का सम्मान करना, ये अशोक के धम्म के सिद्धांत में आदि में शामिल थे। ठीक है ना। तो कल के जो हम क्लास में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार चलाया जाता था, इतने बड़े साम्राज्य पे किस तरीके से शासन चलाया जाता था। ठीक है ना। तो हम एनसीईआरटी क्रम में हम बात कर रहे हैं, आगे इससे हम नेक्स्ट टॉपिक उसको हम जानेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर ले डीपी क्लासेस को।